हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइव टू लर्न। मैं शालिनी मिश्रा आज लेकर आई हूँ पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे दिसंबर 2019 की परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का। ठीक है, सम डिटेल के साथ इन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और कुछ 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं और इनको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि सभी लोगों को यानी कि इसका लाभ मिल सके। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परीक्षा हमारे करीब ही है, तो 20 से 25 दिन है हमारी परीक्षा में। तो उसके लिए ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके रिवीजन में, जिससे आपको यानी जो नए स्टूडेंट है उनको ये पता समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न है हमारा, जब कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच एक सजीव यानी एनिमेटेड चर्चा होती है तो इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी शिक्षक और छात्र के बीच एक सजीव चर्चा होती है तो इसे क्या कहा जाएगा, यानी किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? क्षैतिजी संप्रेषण, मैकेनिकल संप्रेषण, रेखी संप्रेषण या स्पष्ट संप्रेषण। तो आंसर क्या होगा इसका कि जब शिक्षक और छात्रों के बीच एक सजीव चर्चा होती है तो इसको वर्गीकृत किया जाएगा यानी क्षैतिजीय संप्रेषण के रूप में। ठीक है, यानी कि आंसर ए सही हो जाएगा। अब ये क्षैतिजी संप्रेषण क्या होता है, यानी कि जब शिक्षक और छात्रों के मध्य एक क्या होती है कि आपस में एक सजीव चर्चा होती है। संप्रेषण यानी एक चर्चा होती है आपस में, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज संप्रेषण बोला जाता है। ठीक है, यानी इस प्रकार जो क्षैतिज संप्रेषण होता है इसमें क्या होता है कि यानी तुरंत ही क्या होती है? प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मिल जाता है यहाँ पर। यानी जब हम आमने सामने बैठकर परस्पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो क्या होगा, हम एक दूसरे के प्रश्नों का या कोई भी चीज़ है उसका हम उत्तर तत्काल दे सकते हैं। तो इसमें तुरंत क्या होता है? फीडबैक, प्रतिपुष्टि तुरंत मिलती है, जिससे क्या होती है यानी कि अधिगम सरलता पूर्वक होता है। यानी जो सीखना, जो स्टूडेंट क्या होता है जल्दी से सीखता है। ठीक है, क्योंकि उसको जो कुछ भी पूछना होता है वो तुरंत उसका प्रश्न और उत्तर उसको मिल जाता है। तो ये क्या होता है? क्षैतिजी संप्रेषण होता है शिक्षक और छात्रों के बीच जब चर्चा होती है, सजीव चर्चा होती है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा आज का कि शिक्षक शिक्षण में प्रयुक्त मौखिक संप्रेषण तकनीक है। कौन सी मौखिक संप्रेषण तकनीक है? यानी शब्दों की मंद अभिव्यक्ति, वाणी और ध्वनि की गति में अंतर, बिना विराम की प्रस्तुति, शब्दार्थ संबंधी वितंडावाद का सहारा। यानी कि जो शब्दार्थ तो इनमें से कौन सा जो संप्रेषण है, जो क्या होती है कि जो संप्रेषण की तकनीक है यानी प्रयुक्त होती है मौखिक संप्रेषण में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर कि बी। ठीक है, वाणी और ध्वनि की गति में अंतर। ठीक है, यानी कि वाणी और ध्वनि की गति में अंतर, इससे क्या होगा? ये संप्रेषण की एक मौखिक संप्रेषण की तकनीक हो सकती है। किस तरीके से? यानी कि मौखिक इसमें क्या होता है कि वाणी और ध्वनि की यानी गति में अंतर इस विद्यमान इसलिए होता है कि इससे क्या होता है कि ये जो संप्रेषण होता है यानी एक प्रभावी होता है। ठीक है, यानी शिक्षा और इंटरेस्टिंग हो जाता है, रुचिकर बन जाता है। शिक्षण कार्य को ये क्या करता है? प्रभावी बनाता है कि जब हम अपनी जो हमारी स्पीच होती है, जो उसको क्या करते हैं, उसकी गति में हम अंतर करते रहते हैं। एक ही फ्लो में बोलते जा रहे हैं तो वो भी नहीं है। लेकिन तो क्या होता है कि जैसे हम यानी इस शिक्षण के दौरान लिखित और मौखिक हम दो तरह के संप्रेषण देखते हैं। ठीक है, तो मौखिक में हम क्या करते हैं? वाणी और ध्वनि इनकी गति में जो अंतर होता है, ये संप्रेषण की तकनीक अच्छी मानी जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संचार प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में नियोजित किया जाता है? प्रभावी शिक्षण के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव टीचिंग के लिए कौन सा संचार है जो कक्षा में नियोजित किया जाता है? ऊपर से नीचे या प्रतिष्ठित, संगठनात्मक, असंगठनात्मक, प्रतीकात्मक या संक्षेप। तो ये इसका कूट है, इसके आधार पर हमें समझना है कि कौन से ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो इसके लिए आप हमें कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण जिससे हो, है ना, तो उसके लिए हम किन किन चीज़ों का हम यानी प्रयोग, कौन सा शिक्षण प्रभावी होगा? तो क्या कैसा होना चाहिए हमारा शिक्षण? प्रतिष्ठित होना चाहिए।
ठीक है, और उस संगठनात्मक भी होना चाहिए और प्रतीकात्मक भी होना चाहिए। ठीक है, प्रभावी शिक्षण के लिए प्रतिष्ठित भी होना चाहिए, संगठनात्मक होना चाहिए और प्रतीकात्मक होना चाहिए। संक्षेप में होगा तो भी वो सही नहीं है, असंगठनात्मक होगा तो भी सही नहीं है, ऊपर से नीचे ही होगा, नीचे से ऊपर नहीं होगा, यानी कि स्टूडेंट छात्र कुछ नहीं पूछ सकेंगे, टीचर ही पूछता रहेगा तो भी प्रभावी नहीं हो सकता है। तो एक कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए क्या होता है, एक व्यवस्थित यानी शिक्षण नियोजित संचार होता है, जो कि कैसा होता है, प्रतिष्ठित, संगठनात्मक और प्रतीकात्मक रूप में होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आज का हमारा कथन और निष्कर्ष तर्क वाला है कि औपचारिक शिक्षण में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग संप्रेषण को जीवंत और आकर्षक बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, कथन कहता है औपचारिक शिक्षण में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग संप्रेषण को जीवंत और आकर्षक बनाता है। तर्क कहता है कि शैक्षिक मर्यादा कक्ष परिवेश में अनौपचारिक भाषा के प्रयोग से बचने की मांग करती है। तो क्या कहता है कि ए आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या है, नहीं सही है दोनों, आर ए की व्याख्या नहीं है, ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो आंसर क्या कहता है कि इसको हम ध्यान से, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या होगा, हमें इसको ध्यान से पढ़ना होगा, है ना। जब हम उसके कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा तो हर चीज़ इसके बारे में जो इसमें कथन में पूछा जाएगा, जब उसके विषय में हमें पूर्ण नॉलेज होगा, यानी पूरा ज्ञान होगा, तभी हम ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। यानी कैसे डी होगा कि कहता है कि औपचारिक, यानी ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए कैसे असत्य है कि औपचारिक शिक्षण में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग संप्रेषण को जीवंत और आकर्षक बनाता है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, और शैक्षिक मर्यादा कक्ष परिवेश में अनौपचारिक भाषा के प्रयोग से बचने की मांग करती है। तो ये क्या है, ये कथन, इसका जो तर्क है वो सही है और इसका जो यानी कथन है वो गलत है। ठीक है, तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न है आज का कि कहता है कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण अवरोध से निपटने में मदद करेगा। ठीक है, यानी कि जो कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं उनसे निपटने में कौन मदद करता है? ध्यान से सुनना, शब्दार्थ शोर की उपेक्षा करना, टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर करना, या रूढ़ोक्ति मुहावरों का प्रयोग करना। कौन सी चीज़ें हैं जो संप्रेषण अवरोध होता है, जो संप्रेषण में उनसे निपटने में हमारी मदद करेंगे? तो आप खुद ही इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ है ना, उसमें क्या करेंगे, अगर शोर हो रहा है उसकी उपेक्षा करेंगे, यानी कि ध्यान से हम किसी भी चीज़ को जब सुनेंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे, उसके अवरोध को आसानी से यानी कि निपट सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी प्रकार की संप्रेषण में बाधा ना आए, इसके लिए क्या होगा, हमें उसे ध्यान से सुनना होगा। तो इसके लिए हम कुछ इस प्रश्न को थोड़ा सा विश्लेषण कर सकते हैं डिटेल में कि जो संप्रेषण के अवरोधों का वर्गीकरण, कौन कौन से अवरोध होते हैं संप्रेषण में, इनकी बात यहाँ पर कर लेते हैं। अगर प्रश्न आया है तो भाषा संबंधी अवरोध देखने को मिलता है, संगठनात्मक अवरोध होता है, भावात्मक अवरोध, भौतिक अवरोध, व्यक्तिगत अवरोध, और इसके अलावा भी अन्य अवरोध होते हैं। तो ये जो अवरोध हैं, इन अवरोधों से निपटने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हम कैसे ही अगर हमारे संप्रेषण में ये अवरोध आ जाते हैं तो हमें उनसे कैसे निपटना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए क्या होगा कि निपटने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने हैं, हमें ध्यान से सुनना चाहिए उस चीज़ को, जो भी हमारा क्लासरूम में कम्युनिकेशन चल रहा है। त्रुटि रहित शब्द में संदेश अभिव्यक्त करना चाहिए, है ना, कि ऐसी बात शब्द बोलना चाहिए जिसमें कोई गलती ना हो। त्रुटि रहित अनुवाद, यानी कि अनुवाद ऐसा करना चाहिए जिसमें कोई गलतियां या त्रुटियां ना हो। एक साधारण सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संचार संबंधी अच्छा रखरखाव करना चाहिए। विश्वासपूर्ण संचार अपनाना चाहिए। शोर को कम करना व संदेश की पूर्णता, यानी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमें यानी कि संप्रेषण के अवरोध से, कम्युनिकेशन बैरियर्स से निपटने में सहायक होती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से कि ध्यान से सुनना हम क्या करेंगे, संप्रेषण अवरोध से निपटने में मदद करेगा। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रभावोत्पादक शैक्षणिक संप्रेषण है। प्रभावोत्पादक शैक्षणिक संप्रेषण, गैर पारंपरिक, पुनरावृत्ति, निरंतरता या प्रणीरक। प्रभावोत्पादक यानी इफेक्टिव कौन सा होगा, यानी जिसमें कंटिन्यूअस निरंतरता होगी वही चीज यानी क्या होगी, प्रभावोत्पादक होगा। ठीक है, निरंतरता यानी प्रभावोत्पादक शैक्षणिक संप्रेषण, यानी जैसे ही हम एक लेसन दे रहे हैं आपको, आज हमने अगर आपको एक लेसन दे दिया, ठीक है, आपको अच्छा लगा, हम इसके बाद हम 2 महीने 4 महीने 2 हफ्ते 10 या ऐसे हम इसमें लेसन ना डालें, और अगर हम यहाँ पर प्रतिदिन ऐसे ही महत्वपूर्ण लेसन देते हैं आपको, तो क्या होगी, इसमें एक निरंतरता बनी रहेगी। आपको भी अगर वो चीज़ अच्छी लग रही तो आपको भी, यानी आपके हमारे बीच में क्या होगा, एक प्रभावोत्पादक क्या होगा, संप्रेषण होगा। ठीक है, तो अगर हम ये निरंतरता नहीं रहेगी तो आपको भी इसमें दिलचस्पी नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगा, प्रभावी संप्रेषण के लिए निरंतरता का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि कोई भी चीज़ है निरंतरता से ही वो क्या होती है, प्रभावशाली होती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होती है, यानी शिष्टता, व्यवहारिकता, ये सारी चीज़ें भी संप्रेषण के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। यानी संप्रेषण क्या करता है, व्यक्ति के बौद्धिक विकास और चरित्र का निर्माण होता है संप्रेषण से ही। शिक्षा के माध्यम से ही जीवन कलामय होता है। यानी तो इन सारी चीज़ों में अगर हम पढ़ाई में भी क्या करें, अगर हम निरंतरता बनाए रखेंगे तभी हम क्या होंगे, जेआरएफ की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो हर चीज़ में क्या होता है, निरंतरता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस सिद्धांत को कक्षा संप्रेषण पर लागू किया जा सकता है। कक्षा संप्रेषण पर किस सिद्धांत को लागू किया जाता है। सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, श्रोता सीमांतीकरण का सिद्धांत, आनुष्ठानिक सिद्धांत या प्राधान्य का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत है जो हम कक्षा संप्रेषण पर लागू कर सकते हैं। तो कक्षा संप्रेषण पर लागू करने वाला जो सिद्धांत है, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत क्या है, क्या कहता है, इसकी बात कर रहे हैं कि सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत क्या करता है कि ज्ञान और वास्तविकता की श्रेणियों, ठीक है, श्रेणियों का यानी सामाजिक संबंधों और इंटरेक्शन द्वारा एक सक्रिय रूप से बनाया जाता है। यानी सामाजिक रचनावाद क्या होती है, अनुभूत और सीखने का सिद्धांत होता है। ठीक है, समाज तो इसीलिए शिक्षा कक्षा का जो संप्रेषण है उसमें हम सामाजिक रचनावाद सिद्धांत को लागू करें, क्योंकि ये अनुभूति और सीखने का सिद्धांत है जो क्या करता है कि ज्ञान और वास्तविकता की श्रेणियों को सामाजिक संबंधों और इंटरेक्शन के द्वारा सक्रिय रूप से बनाई जाती हैं। और इस सिद्धांत में क्या होता है, ज्ञान की जो सीखने की प्रक्रिया में होता है वो जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, यानी कि नकल या पुनरावृत्ति जिसको कहते हैं, कि ये इसमें नहीं होता। यानी कि जो क्या होता है संप्रेषण में, इसमें क्या होता है, व्यक्ति प्रत्यक्ष भागीदारी निभाता है, इसमें कोई किसी की नकल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो और जो भी रचनात्मक परिस्थितियां होती हैं उसमें क्या होती है, एक सक्रिय बातचीत होती है, इसमें पूछताछ कर सकते हैं आप, कोई भी समस्या है उसका निवारण हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए कक्षा संप्रेषण में सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का हमारा तर्क और कथन का प्रश्न है दूसरा। कथन कहता है कि शिक्षण शास्त्र और सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षक के दो प्रमुख परिणाममुखी कार्यकलाप हैं। शिक्षण शास्त्र और सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षक के दो परिणाममुखी कार्यकलाप हैं। तर्क कहता है इन दोनों कार्यकलापों में संप्रेषण की सीमित भूमिका है। अब क्या कहता है, इसका आंसर क्या होगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है आर गलत है, या आर सही है ए गलत है। तो सही क्या होगा यहाँ पर, कि कहता है, फिर से इसको पढ़ेंगे कि शिक्षण और सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षक के दो प्रमुख परिणामोन्मुखी कार्यकलाप हैं। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि इन दोनों कार्यकलापों में संप्रेषण की सीमित भूमिका है। तो ये प्रश्न यहीं से गलत होता है, ये कथन, इसका तर्क। तो कहता है आंसर क्या होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, कैसे गलत है कि ये शिक्षण शास्त्र और सामाजिक अंतःक्रिया क्या है, ये परिणाममुखी कार्यकलाप हैं शिक्षक के, लेकिन ये जो तर्क कहता है कि इन दोनों कार्यकलापों में जो संप्रेषण की भूमिका सीमित कहता है, ये गलत है, क्योंकि इसमें संप्रेषण की विशेष भूमिका होती है। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, ये कथन ए सही है और आर यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि क्वेश्चन कहता है कि सफलतापूर्वक शैक्षिक संप्रेषण निम्न में से किस कौशल पर निर्भर करता है।
किस कौशल पर निर्भर है सफलतापूर्वक शैक्षिक संप्रेषण? तो प्रश्न क्वेश्चन आज का ऑप्शन है अग्राहकों की नकारात्मक विशेषताओं की समझ, वाचिक संप्रेषण और शरीर भाषा, अग्राहकों पर प्रभाव के लिए समय का आकलन, अग्राहकों की आवश्यकताओं का विश्लेषण। तो इसका कूट के द्वारा हमें चयन करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि सफलतापूर्वक शैक्षिक संप्रेषण किस कौशल पर निर्भर करता है? तो जो सफलतापूर्वक जो शैक्षिक संप्रेषण है कैसे किस पर निर्भर करेगा? सबसे पहली बार नकारात्मक विशेषताओं की समझ, इससे नहीं, यानी वाचिक संप्रेषण और शरीर भाषा, ये महत्वपूर्ण भूमिका है। आप भी जानते हैं कि बॉडी बॉडी लैंग्वेज है और वाचिक संप्रेषण जो होता है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अग्राहकों पर प्रभाव के लिए समय का आकलन, ये भी नहीं सही होगा। और अग्राहकों की आवश्यकताओं का विश्लेषण करना। ठीक है। तो 2 और 4 यहाँ पर सही हो जाएंगे। यानी कि सफलतापूर्वक शैक्षिक संप्रेषण यानी क्या होगा कि संप्रेषण शरीर की भाषा शैली और अग्राहकों की आवश्यकताओं का विश्लेषण करने संबंधी कौशल पर निर्भर करता है। यानी कि जब भी संप्रेषण होता है, शैक्षिक संप्रेषण होता है, उसमें क्या होता है, शिक्षक की यानी कि शारीरिक भाषा जो वाचिक संप्रेषण है, ये क्या होता है, ये इनका प्रयोग हम बड़ी आसानी से करते रहते हैं। और शैक्षिक यानी कि जो जितनी आसानी से इनका प्रयोग करता है वो उतना ही अधिक उसका संप्रेषण कुशल माना जाता है। ठीक है। और इसी प्रकार जो सूचना प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं का विश्लेषण कहता है, ग्राहकों की आवश्यकताओं का विश्लेषण। तो अगर हम जिनकी आवश्यकताओं का विश्लेषण हम जितनी कुशलता से कर सकते हैं उतनी ही सफलता हमें शैक्षिक संप्रेषण में संचार में मिलेगी। ठीक है। तो 2 और 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने दिसंबर 2019 के प्रश्न पत्र से लिए हैं। अभी हाल ही में जो पिछला पेपर हुआ था उसी के 2-3 शिफ्ट के हमने यहाँ पर कुछ 8 से 10 प्रश्न लिए हैं संप्रेषण के। तो कैसा लगा लेसन ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और जिससे और भी लोग इससे जुड़ सकें। ठीक है। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। थैंक यू।